नमस्कार। खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी की अहम बैठक और सभी मंत्री और राज्य मंत्री रहेंगे बैठक में मौजूद। अनेक्सी भवन लखनऊ में होगी यह अहम बैठक। विकास योजनाओं और वित्तीय स्वीकृतियों की समीक्षा, शिलान्यास और उद्घाटन प्रस्तावों की समीक्षा भी होगी। तो सभी मंत्री और अधिकारियों को आदेश दिए जाएंगे। बैठक में 5 मिनट पहले पहुंचने का भी आदेश दिया गया। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक होगी। सभी मंत्री और राज्य मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। एनेक्सी भवन लखनऊ में यह अहम बैठक होगी। विकास योजनाओं और वित्तीय स्वीकृतियों की समीक्षा भी की जाएगी। तो शिलान्यास उद्घाटन प्रस्तावों की भी समीक्षा होगी और सभी मंत्री और अधिकारियों को आदेश दिए जाएंगे। आपको बता दें कि बैठक में 5 मिनट पहले ही पहुंचने का आदेश भी दिया गया है। तो काफी ज्यादा अहम बैठक मानी जा रही है। लखनऊ में बैठक होने जा रही है, जिसमें सीएम योगी की अहम बैठक है। सभी मंत्री और राज्य मंत्री इस खास बैठक में मौजूद रहेंगे। एनेक्सी भवन लखनऊ में ये अहम बैठक होने जा रही है। विकास योजनाओं और वित्तीय स्वीकृतियों की समीक्षा की जाएगी। शिलान्यास उद्घाटन प्रस्तावों की भी समीक्षा होगी और सभी मंत्री और अधिकारियों को आदेश दिए जाएंगे। तो बैठक में 5 मिनट पहले ही पहुंचने का आदेश दिया गया है। तो काफी ज्यादा अहम ये बैठक मानी जा रही है। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक है और सभी मंत्री और राज्य मंत्री इस खास बैठक में मौजूद रहेंगे। तो एनेक्सी भवन लखनऊ में ये अहम बैठक होने जा रही है। विकास योजनाओं और वित्तीय स्वीकृतियों की समीक्षा भी किया जाएगा। आपको बता दें कि शिलान्यास उद्घाटन प्रस्तावों की भी समीक्षा होगी और सभी मंत्री और अधिकारियों के आदेश भी दिए गए हैं। 5 मिनट पहले पहुंचने का ही आदेश दे दिया गया है। खास मानी जा रही है ये बैठक और बैठक में कई अहम फैसले भी हो सकते हैं। तो बड़ी अपडेट लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक है। सभी मंत्री और राज्य मंत्री इस खास बैठक में मौजूद रहेंगे और सभी को ही 5 मिनट बैठक से पहले ही पहुंचने के आदेश भी दे दिए गए हैं। काफी ज्यादा अहम महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। आपको बता दें कि एनेक्सी भवन में, लखनऊ के एनेक्सी भवन में ये अहम बैठक होगी, जहां पर विकास योजनाओं वित्तीय स्वीकृतियों की समीक्षा की जाएगी और शिलान्यास उद्घाटन प्रस्तावों की भी समीक्षा होगी। और बैठक में आपको बताएं कि सभी मंत्री और अधिकारियों को पहुंचने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही मंत्री राज्य मंत्री भी इस खास बैठक में मौजूद रहेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक लखनऊ में होने जा रही है। सभी मंत्री और राज्य मंत्री इस खास बैठक में मौजूद रहेंगे। एनेक्सी भवन लखनऊ में ये खास बैठक होगी। विकास योजनाओं और वित्तीय स्वीकृतियों की भी समीक्षा की जाएगी। तो शिलान्यास उद्घाटन प्रस्तावों की भी समीक्षा की जाएगी और इस बैठक में, इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी मंत्री अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं और बैठक में ही आपको बताएं कि 5 मिनट पहले पहुंचने के आदेश दिए गए हैं। तो खास मानी जा रही है लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक होने जा रही है, महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई निर्णय, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि एनेक्सी भवन में ही ये खास बैठक होगी और सभी मंत्री और राज्य मंत्री इस खास बैठक में मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही अधिकारियों और मंत्रियों को खास आदेश भी दिए गए हैं। बैठक में 5 मिनट पहले पहुंचने के आदेश दिए गए हैं। तो विकास योजनाओं और वित्तीय स्वीकृतियों की समीक्षा बैठक में की जाएगी और इसके साथ ही शिलान्यास उद्घाटन प्रस्तावों की भी समीक्षा होगी। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक, सभी मंत्री और राज्य मंत्री इस खास बैठक में मौजूद रहेंगे। एनेक्सी भवन लखनऊ में यह खास बैठक होगी और इसके साथ ही बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। और इसके साथ ही खास बैठक इसलिए भी माना जा रहा है, बैठक में 5 मिनट पहले ही पहुंचने का आदेश दे दिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और इसमें कई चीज़ों को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। शिलान्यास उद्घाटन प्रस्तावों की भी इस बैठक में समीक्षा होगी।
तो विकास योजनाओं वित्तीय स्वीकृतियों की भी समीक्षा होगी। और आपको बता दें कि खास बैठक जो है लखनऊ के नेक्सी भवन में होगी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन प्रधान, सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक होगी, क्या खास इस बैठक में रहने वाला है फिलहाल? देखिए सुमन, आज की एक कैबिनेट जो जितने भी मंत्री हैं, और चाहे वो स्वतंत्र प्रभार हो, राज्य मंत्री हो या कैबिनेट मंत्री, सभी मंत्रियों को और सभी विभागों के विभागाध्यक्ष यानी कि प्रमुख सचिवों को मुख्यमंत्री ने 3:30 बजे एनेक्सी में एक बैठक बुलाई है, जिसमें सभी तरीके से जो शिलान्यास जितने रखे हुए हैं विकास कार्यों के, और कहीं ना कहीं जितने भी विकास कार्यों की जो प्रारूप है उसको बनाने के लिए आज एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें कहीं ना कहीं जितने भी जो अधिकारी हैं, जितने मंत्री हैं, सभी मंत्रियों को अपना अपना रिपोर्ट कार्ड देना होगा मुख्यमंत्रियों को कि कितने जो विकास कार्य हैं वो अभी तक हुए हैं और कितने विकास कार्य अभी होने बाकी हैं, और कितने विकास कार्यों की गति किस तरीके की है। तो ये सभी जो प्रारूप है वो सभी आज मुख्यमंत्री सामने आज प्रस्तुत करेंगे, सभी मंत्री और प्रमुख सचिव, जिसमें साफ तौर पर जिस तरीके से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं उन विकास कार्यों की क्या गति है। और क्योंकि अगर बात की जाए 2027 में चुनाव होने हैं, और चुनाव की अधिसूचना आने से पहले ही सभी जो विकास कार्यों की जो शिलान्यास है वो होने बहुत जरूरी है। तो इन सभी कारणों से जो 1 साल का वक्त अब बचा हुआ है पूरे चुनाव में और अधिसूचना जारी होने में, तो सभी तरीके से मुख्यमंत्री का ये स्पष्ट आदेश है कि सभी जो विभागों के विभागाध्यक्ष और जो सभी विभागों के मंत्री हैं वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि क्या विकास कार्य हुए हैं, और सभी जो अधिकारी हैं उनको मीटिंग से 10 मिनट पहले आने का भी आदेश दिया गया है कि जो भी मीटिंग 3:30 बजे की है तो वो 3:20 सवा 15 तक 3:15 बजे तक जो बैठक है उसमें पहुंचे, जिससे जो है जो विकास कार्यों की जो बातचीत है वो इनिशियल टू लास्ट वो तभी हो सके। सुमन, बिल्कुल अमन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बैठक में 10 मिनट पहले पहुंचने का जो आदेश दिया गया है, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि पहले ही आदेश दे दिया गया है अधिकारियों और इसके साथ ही जो भी सभी मंत्री हैं सभी को पहुंचना है इस बैठक में। निश्चित तौर पर जिस तरीके से विकास कार्यों की जो गति है वो कितनी सुदृढ़ है, या उसकी गति में कोई समस्या है, या वित्तीय समस्या है, या कोई और अड़चन है, उन सभी समस्याओं को मुख्यमंत्री एक गहन चर्चा के रूप में देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं गहन चर्चा के रूप में मुख्यमंत्री की आज ये अहम बैठक होगी, जिसमें साफ तौर पर सभी मंत्री और अधिकारी हैं वो सम्मिलित होंगे और अपनी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को स्वयं प्रस्तुत करेंगे कि विकास कार्यों में कहाँ क्या विलंब आ रहा है, किन कारणों से समस्या आ रही है। तो इस सभी तरीके से ये आज की जो बैठक है वो कहीं ना कहीं अति महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि जो विकास कार्य है और जो वित्तीय स्वीकृति की जो समीक्षा है वो आज साफ तौर पर मुख्यमंत्री लेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो विकास कार्यों की समीक्षा बैठक है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री लगातार लेते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये एक स्पेशल बैठक है, तो कहीं ना कहीं चीजें और बेहतर निकल के आती हैं जब मुख्यमंत्री खुद मंत्री और जो विभागों के विभागाध्यक्ष उनसे जब बातचीत करते हैं। बिल्कुल अमन, इस बैठक में शिलान्यास और उद्घाटन प्रस्तावों की भी समीक्षा होगी, उसके बारे में भी अपडेट दे दीजिए। हाँ देखिए, तौर पर जो विकास कार्य हैं, कितने विकास कार्यों की अभी तक कार्य हुए हैं, और कहीं ना कहीं उद्घाटन प्रस्ताव अभी कितने बचे हुए, यानी कि जो विकास कार्य जो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं उनका मानक क्या है, किन मानकों के अनुरूप उनका काम शुरू हुआ था और कब तक उन कामों को पूरा होना था, और कहीं ना कहीं अगर उनकी गाइडलाइंस में चेंजेस हुआ है तो किन कारणों से चेंजेस हुआ है। तो इस सभी जो मानक है वो आज मुख्यमंत्री के सामने सभी जो विभागाध्यक्ष और मंत्री अपने अपने तरीके से जो प्रेजेंटेशन है वो प्रस्तुत करेंगे, जिसमें जो है ये स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि अगर देरी हुई है विकास कार्यों में तो क्यों देरी हुई है, और कहीं ना कहीं अगर
विकास कार्यों का जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है, तो उनका उद्घाटन समारोह कितनी जल्द किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश का जो विकास कार्य है, जिसके लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता से अपील करते हैं, जो जितने भी विकास कार्यों के लिए जो लगातार मुख्यमंत्री का ये स्पष्ट आदेश है सभी मंत्रियों और विभागाध्यक्ष से कि जो जनता के जितने भी कार्य हैं वो चाहे वो प्रथम पंक्ति में बैठा व्यक्ति हो चाहे अंतिम पंक्ति पे बैठा व्यक्ति हो, उन सभी को एक बराबर का जो स्थान है वो दिया जाए। तो कहीं ना कहीं विकास कार्य जो जनता के हित के लिए बने होते, तो उन जनता के हितों का जो अधिकार है वो पूर्ण रूप से सभी जो व्यक्ति है उनको मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज की बैठक इन सभी कारणों पर बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सुमन, बिल्कुल अमन, लेकिन अभी तक इसका क्या समय अभी तक सामने आ पाया है? इसको लेकर कोई अपडेट सामने आ पाई है कि यह बैठक कब तक चलेगी, कब शुरू होएगी और कौन कौन से मंत्री अब तक पहुंच रहे हैं या कब तक पहुंचेंगे, इसके बारे में अपडेट? देखिए, लखनऊ के एनेक्सी में ये बैठक शुरू होगी। जो इसका शुरू होने का जो समय है वो 3:30 बजे का बताया जा रहा है, जिसमें सभी जो राज्य मंत्री हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, विभागों के जो प्रमुख सचिव हो, चाहे अपर मुख्य सचिव हो, सभी इस जो विभागीय बैठक है इसमें सम्मिलित होंगे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये बैठक है, ये हाई वोल्टेज बैठक होने वाली है, जिसमें सभी तौर से जो विभागीय मंत्री हैं वो अपने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। फिर उसके बाद जो प्रमुख सचिव हैं और अपर मुख्य सचिव हैं, उन सभी से अपने अपने रिपोर्ट मांगी जाएगी। फिर उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि जो विकास कार्यों की जो गति है उसमें किस तरीके से और तेजी लाई जाए और जो विकास कार्य है उनको जनता तक कितनी जल्दी लाया जा सके। सुमन जी, अमन आपका फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो 3 बजे अहम बैठक होगी, खुद आना होगा और प्रतिनिधि भी होंगे और इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहेंगे मौजूद इस बैठक में और प्रशासनिक स्तर पर भी पूरी ताकत झोंकी जाएगी। मुख्य सचिव और सभी अपर मुख्य सचिव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रमुख सचिव और विभागीय सचिवों की यह बैठक में मौजूदगी रहेगी और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने खास निर्देश भी दिए हैं, अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ बैठक में आना होगा। हर विभाग को अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी। तो लंबित प्रस्तावों की स्थिति और कार्य योजना पर भी बातचीत होगी। प्रदेश की विकास योजनाओं को लेकर भी बातचीत होगी। योजनाओं में परियोजनाओं के पीछे कारण क्या रहे हैं उसको लेकर भी बातचीत होगी। आपको बता दें कि 3 बजे अहम बैठक होगी और खुद आना होगा, प्रतिनिधि से नहीं चलेगा काम। इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रशासनिक स्तर पर पूरी ताकत झोंकी जाएगी। मुख्य सचिव सभी अपर मुख्य सचिव इस खास बैठक में मौजूद रहेंगे। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से भ्रष्टाचार भेंट की है और इस भेंट के दौरान ही उत्तर प्रदेश में AIIT इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा विनिर्माण और इसके साथ ही GCC ऊर्जा और नवीनकरण ऊर्जा, EV पर्यटन, अतिथि कौशल विकास और डिजिटल इकोसिस्टम जैसे क्षेत्रों में निवेश और नवाचार की संभावनाओं पर व्यापक और सार्थक चर्चा हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि प्रदेश को औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन का अग्रणी केंद्र बनाने के दृष्टिकोण से टाटा समूह ने अपनी सक्रिय सहभागिता और प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सुदृढ़ नीतिगत ढांचे और कुशल मानव संसाधन और अनुकूल औद्योगिक वातावरण के साथ ही देश के विकास इंजन के रूप में अपनी भूमिका को और अधिक सशक्त करने हेतु संकल्पित है। लखनऊ से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण पूरा कर लिया गया है। बीजेपी के 3 नेताओं की प्रतिमाएं स्थापित और इसके साथ ही पीएम मोदी करेंगे स्थल का लोकार्पण। तो 25 दिसंबर को होगा उद्घाटन समारोह। बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर पीएम मोदी करेंगे स्थल का लोकार्पण। तो लखनऊ से खबर आपको बता दें, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण पूरा कर लिया गया है। बीजेपी के 3 नेताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई है और पीएम मोदी करेंगे स्थल का लोकार्पण। बड़ी अपडेट, 25 दिसंबर को होगा उद्घाटन समारोह। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण पूरा कर लिया गया है। बीजेपी के 3 नेताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित
और इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे स्थल का लोकार्पण। तो 25 दिसंबर को होगा उद्घाटन समारोह। बड़ी अपडेट लखनऊ से, जहां पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण पूरा कर लिया गया है। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण फिलहाल पूरा कर लिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के ही 3 नेताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित कर दी गई हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी स्थल का लोकार्पण भी करेंगे। 25 दिसंबर को उद्घाटन समारोह होगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर लो विजिबिलिटी के कारण एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार में चल रही 7 बसों और 3 छोटी गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई है। इस हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही डीएम सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार मौके पर पहुंचे और घायलों को प्राथमिकता के आधार पर इलाज के निर्देश दिए गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना पर दुख जताया है। अधिकारियों के घायलों के ही समुचित उपचार के भी निर्देश सीएम ने दे दिए हैं। तो मथुरा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। 7 बसें और 3 गाड़ियों की ये भयानक टक्कर हुई है, जिसमें कि हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सड़क हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और हादसे पर ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख भी जताया। और इसी खबर पर हमारे साथ धर्मेंद्र चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र चौधरी, बहुत दर्दनाक घटना हुई है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। 13 लोगों की मौत बताई जा रही है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल क्या स्थिति है, क्या अपडेट है? मथुरा में यमुना एक्सप्रेस तो आज तड़के 5 बजे के लगभग एक बड़ा घटना हादसा हुआ। हादसा इतना भीषण था कि हादसे की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दी। बताया जाता है कि लो विजिबिलिटी के चलते अचानक 8 बसें व 3 छोटे बड़े वाहन आपस में टकरा गए। हादसे के बाद वाहनों में भीषण आग लग गई। इन हादसों में कुल 13 लोगों की मौत की पुष्टि जिला प्रशासन ने की है। 13 लोगों की मौत और करीब 50 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 14 एम्बुलेंसों की मदद से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। वहीं 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे मथुरा जिले में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल मृतकों की पहचान की जा रही है। 3 मृतकों की पहचान की गई है, शेष अन्य की पहचान अभी नहीं हो सकी है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र चतुर्वेदी जी, जिस तरीके से ये घटना हुई है उसके बारे में कुछ पता चला है? कब ये घटना हुई, किस समय हुई और किस तरीके की ये टक्कर थी? विजिबिलिटी के कारण हुई है, क्या कारण रहा इसके पीछे? जैसा कि बताया जा रहा है कि आज तड़के यमुना एक्सप्रेस पर थाना बलदेव इलाके में तेज रफ्तार वाहन दौड़ रहे थे। दो विजिबिलिटी व घने कोहरे के चलते अचानक कई बसें आपस में टकरा गई। बसें टकराने के साथ साथ अन्य छोटी गाड़ियां भी आपस में टकरा गई, जिसके चलते वाहनों में भीषण आग लग गई और इस हादसे में कई लोग जलकर मौत हो गई। हालांकि जिला प्रशासन ने अभी 13 लोगों की मौत की पुष्टि की है। हादसे के बाद पूरे जिले में प्राथमिक उपचार तेज कर दिया गया है। घायलों का उपचार किया जा रहा है। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन पूरे स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर उनके परिवारजनों को भी सूचना दी जा रही है। बिल्कुल धर्मेंद्र चतुर्वेदी जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है 7 बसों और 3 छोटी गाड़ियों की आपस में ये जोरदार टक्कर हुई है, तो क्या तेज रफ्तार इसका कारण रहा था? और भी कितने लोग इसमें घायल फिलहाल और बताए जा रहे हैं? जैसा कि जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि लो विजिबिलिटी और घने कोहरे के चलते ये हादसा हुआ है। घना कोहरा के चलते कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके चलते हुआ। हालांकि जिला प्रशासन 30-35 लोगों के घायलों की पुष्टि कर रहा है, जबकि घायलों की संख्या 50 से ज्यादा बताई जा रही है। जी धर्मेंद्र जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर दुख जताया है, तो काफी ज्यादा ये दर्दनाक घटना हुई है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा हादसा है
एक घटना हादसा जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है। काफी करीब 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद मृतकों के शवों को निकाला जा सका है और मृतक पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। उनके शवों के अवशेषों को डीएनए परीक्षण के लिए भी भेजा जा रहा है। जी, धर्मेंद्र चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। वहीं यूपी के 4 जिलों में सड़क हादसों में कई लोगों की मौत। प्रदेश के 4 जिलों मथुरा जैसे कि बागपत, बस्ती और उन्नाव में कोहरे और लो विजिबिलिटी के कारण भीषण सड़क हादसे हुए और जिनमें से कुल कई लोगों की बताया जा रहा है मौत की खबर सामने आई और दर्जनों लोग घायल हुए। हादसों ने प्रदेश को दहला दिया है। मथुरा की बात करें तो फिर थाना बलदेव क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर लो विजिबिलिटी के कारण ही 7 बसों और 3 छोटी गाड़ियों की दर्दनाक टक्कर हो गई और जिसमें कि हादसे में 13 लोगों की भी मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। और इसके साथ ही डीएम सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार तुरंत ही मौके पर पहुंचे और घायलों को प्राथमिकता के आधार पर इलाज के निर्देश दिए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं पर बागपत मेरठ हाईवे पे घटना सामने आई जहां से दबिश देने लौट रहे पुलिसकर्मियों की कार पर तेज रफ्तार ट्रक ने ही टक्कर मार दी और इस हादसे में सिपाही राहुल चौधरी समेत 2 लोगों की मौत हुई है और जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कार हिंड नदी में ही गिर गई और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं अगर बस्ती की बात करें तो नेशनल हाईवे 28 पर तीर्थ यात्रियों से भरी बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 11 यात्री घायल है। आपको बता दें कि ये हादसा हरदिया चौराहे पर हुआ और डीएम एसपी और इसके साथ ही डीआईजी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भेजा। मृतकों में 3 तीर्थ यात्री और ट्रक चालक शामिल है और घायलों का फिलहाल इलाज जारी है और 2 यात्रियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को क्रेन से हटाकर यातायात बहाल किया और सभी मामलों में जांच शुरू कर दी गई है। विशेष जानकारी और इसके साथ ही मौसम की खराब स्थिति, कम विजिबिलिटी, तेज रफ्तार वाहन और सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी इन हादसों की मुख्य वजह मानी जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बता दें कि मथुरा एक्सप्रेसवे पर भीषण बस गाड़ी टक्कर हुई है। हादसे में 13 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और बागपत मेरठ हाईवे पर पुलिस कार हादसा जहां पर तेज रफ्तार ट्रक के चलते हादसा हुआ, सिपाही समेत 2 की मौत, 3 घायल हुए हैं। और इसके साथ ही बस्ती से खबर बता रहे हैं जहां पर 4 लोगों की मौत, 11 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में 3 तीर्थ यात्री और ट्रक चालक शामिल है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर फॉर्च्यूनर पलटी है जहां पर उन्नाव से यह दर्दनाक घटना सामने आई। 4 की मौत। गाजियाबाद से लखनऊ जा रहे थे यात्री। उन्नाव से खबर आपको बता रहे जहां पर मथुरा एक्सप्रेसवे पर भीषण बस गाड़ी टक्कर, 7 बसें और 3 कारें की टक्कर और बड़ा हादसा हुआ है। सीतापुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया जहां पर प्रेमिका के परिवार द्वारा मिलने पर रोक लगाए जाने से नाराज युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। यह घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के कैची पुल के पास की है और जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ही युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया है। युवक लहरपुर क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है और पुलिस के अनुसार ही कुछ दिन पहले वो किशोरी को लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद बयान दर्ज किशोरी को परिजनों के सौंप दिया गया था। और इसके साथ ही आपको बताया फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। विजिबिलिटी प्रभावित और अयोध्या, कानपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर और मथुरा, फर्रुखाबाद, संभल, कौशाम्बी और इसके साथ ही सहारनपुर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ही सर्दी और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। अयोध्या में घने कोहरे ने ही विजिबिलिटी को कम कर दिया है जिससे सुबह सुबह लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर में भी ठंड और कोहरे का प्रभाव बना हुआ है। मुरादाबाद में घना कोहरा छाया रहा जिससे लोग अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। गोरखपुर में हल्का कोहरा देखने को मिला। वहीं पर मथुरा की बात करें तो दिल्ली आगरा हाईवे पर स्मोक की मोटी परत ने ही विजिबिलिटी प्रभावित करके रखी। फर्रुखाबाद की बात कर रहे हैं जहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में ही बर्फबारी के बाद घना कोहरा छा गया जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद
बेहद ही कम हो गई है और संभल में भी ठंड और कोहरे ने जनजीवन प्रभावित किया है। लोग फोग लाइट जलाकर ही वाहन चला रहे हैं। कौशाम्बी में घने कोहरे और बढ़ती ठंड ने हाईवे और ग्रामीण मार्गों पर वाहन रफ्तार को धीमा कर दिया है। सहारनपुर में भी कोहरे के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों की गति कम रही। रायबरेली में ठंड और कोहरे ने वाहनों की रफ्तार धीमी कर दी। खासकर लखनऊ प्रयागराज NH30 पर ही मौसम विभाग ने लोगों को कोहरे और ठंड के कारण सतर्क रहने की भी सलाह दी है। सड़कों पर सावधानी पूर्वक वाहन चलाने और अलाव और गर्म कपड़ों का उपयोग करने की भी अपील की गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, कानपुर से, कौशाम्बी से, गोरखपुर से, फर्रुखाबाद से, मथुरा से, मुरादाबाद से, रायबरेली से, संभल से, सहारनपुर से, जहां पर कोहरे की मोटी चादर देखने को मिली है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।